अब तक टीवी चैनल के परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को ढेर शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन, स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, राजनीतिक पहलू भी तेज हो गए हैं, हर तरफ राजनीतिक घंटियां बजने लगी हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपको सुनाना चाहते हैं, हम आपको लगातार उस तरफ मूव करने जा रहे हैं जहां पर राजनीतिक सरगर्मियों के साथ साथ लोग अब कंधे से कंधा मिला करके एक बड़े पायदान पर खड़ा होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हम सरगर्मियां बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरगर्मी पर, जहां पर हम बात करेंगे और बात ही नहीं बल्कि हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कहां-कहां, कौन-कौन लोग चुनाव मैदान में हैं। ये हम बात सभी साथियों को, सभी दर्शकों को, सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हर सरगर्मियों पर, हर जगह पर चुनाव की जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इस पर हम बात करेंगे। कौन-कौन मैदान में हैं, हम इस पर बात करेंगे। कैसे मैदान में हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। हम कई लोगों को जोड़ेंगे, बात करेंगे इस सरगर्मियों के साथ क्या चुनाव। दोस्तों, बात की जा रही है सरगर्मियों की, बात की जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, बात की जा रही है आज चुनावी महासंग्राम शुरू हो गया है। चारों तरफ नेता से लेकर के अधिकारी कर्मचारी भी अब राजनीति के महान संग्राम में कूद पड़े। एक तरफ प्रशासन लगा हुआ है तो दूसरे तरफ नेता भी अब चुनावी मैदान में। हम आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की किस तरीके से दिग्गज लोग मैदान में उतर चुके हैं और कई दिग्गज अपने अपने हिसाब से फैसला ले रहे हैं। यूपी इलेक्शन 2022 में पश्चिम उत्तर प्रदेश से उम्मीदवारों के बयार चलने का मैदान में उतरे। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं कि लगातार जो हमारे साथी थे, जो लगे हुए हैं, कौन 2022 में उतरे हैं, उम्मीदवारों की बयार है, कौन बनेगा सीएम बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करना चाहते हैं दिग्गजों, क्या ये अपना गढ़ बचा पाएंगे? क्या ये वास्तव में अपना घर बचा पाएंगे? क्या ये वास्तव में कुशल राजनीतिक नेता कहलाएंगे या फिर किस तरीके से इस महासमर में कौन-कौन लोग उतरेंगे? इसकी हम एग्जिट पोल करने जा रहे हैं और हमारे साथी इस पर प्रश्न करेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर कोई राजनीति की तरफ खड़ा हुआ है, हर कोई नेतागिरी की तरफ जाता है और आज हमारे दिग्गज नेता मैदान में, हर कोई नेता अपने अपने हिसाब से सभी साथियों को नमस्कार। सुबह के लाइव में हम आज नमस्कार आज आपके राजनीतिक समीकरण की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि आज सुबह का जो हमने लाइव करना चाहा था अब तक टीवी चैनल लाइव पर, मगर हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की लाइव पर लाइव किया हूं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं
क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ की हम सरगर्मियों की बात करें, अखिलेश के खिलाफ बीएसपी ने उतारा प्रत्याशी। अखिलेश यादव के खिलाफ बीएसपी ने कुलदीप नारायण करहाल विधानसभा में बीएसपी कुलदीप को उतारा है। वहीं पर कुछ सूत्रों के बात चल रही है, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने ली बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर के मध्यावधि अध्यक्षों की मीटिंग, रणनीति पर चर्चा की। तो दोस्तों हम बात करेंगे चर्चा पर, हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो समीकरण है, जो इसमें चर्चा चल रही है, हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरगर्मियां तेज हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनू जी। सोनू जी नमस्कार। भाई साहब राम कुमार जी नमस्कार। जैन जैन, ये मैं जानना चाहूं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरण चल रहा है, राजनीतिक समीकरण चल रहा है, राजनीतिक समीकरण जो जो चल रहा है, मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में जो सरगर्मियां चल रही हैं, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ तो बहराइच में ज्यादातर सरगर्मियां यही चल रही हैं जी कि लक्ष्य हमारा योगी दोबारा, लक्ष्य हमारा योगी दोबारा ये चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि लक्ष्य दोबारा योगी हमारा जो लक्ष्य चल रहा है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है कि लक्ष्य चल रहा है? हर जगह पर कोई न कोई समीकरण होते हैं, कुछ ना कुछ उनके तरफ बढ़ते हैं और लोग होते, ऐसा क्या है? जैसा कि देख रहे हैं कि लक्ष्य हमारा योगी दोबारा इसलिए हो रहा जी ने कुछ कार्य किए हैं, इसलिए यही चल रहा है चर्चा की लक्ष्य हमारा योगी दोबारा। जी, जैसे क्या क्या चर्चा चल रही है? जैसे कि राशन फ्री अच्छा हुआ, हाँ, और कार्ड वालों के खाते में पैसे आए। ये आप कह रहे हो कि सभी लोग कह रहे हैं? ये आप अपनी बात कह रहे हैं कि नहीं नहीं कि नहीं नहीं तुम्हारे यहाँ के नहीं, अभी आप बहराइच की बात कर रहे हो कि किस जिले की बात कर रहे हो? बहराइच जिले में आपको मालूम होना चाहिए, घटतौली का मामला प्रकाश में आया था, नहीं आया था? घटतौली में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा भी लिखा था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लिखाया था, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिखने की नौबत आई थी। घटतौली का मामला कई बार प्रकाश में आया था, मालूम है नहीं मालूम? जी बिल्कुल मालूम होना चाहिए। देखिए योगी सरकार में आप मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा कि बढ़िया अच्छी बात है, हमारा किसी कबीरा खड़ा बाजार में ना कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मेरा किसी से बैर नहीं है, मगर आपको बताना चाहेंगे कि जब पत्रकारों पर जब बात आई थी लगातार योगी सरकार में कि सबको इंसाफ मिल रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, सबको तमाम तरीके के भाषण आए थे, तो मैं बताना चाहूंगा उसी दौरान मैं बताना चाहूंगा कई पत्रकार जो थे जिन्होंने विरोध किया था और कहा था ये गलत हो रहा है और इस तरीके का उन्होंने कहा था, तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित ले जाऊंगा कि घटतौली का मामला आपके प्रकाश में आया है। तो क्या घटतौली में मामले में क्या वो योगी सरकार से संतुष्ट हैं? क्या घटतौली रोक पा रही है योगी सरकार? क्या घटतौली राम कुमार जी रोक पा रही है? सर कि यहाँ आवाज फंस रही है, जो बोले वही माइक खोले, कृपया माइक जरा जो भी बोले वही खोले। वो राम कुमार जी, आपका कहना है कि फिर मेरा प्रश्न है, मेरा देखिए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछे खैर, ना काहोते मित्रता ना काहोते बैर। मेरा कहने मतलब मेरी कोई दोस्ती नहीं है, इस वक्त केवल हमारा राजनीतिक अखाड़ा है और हम राजनीतिक अखाड़े पर बात करने जा रहे हैं। इसमें किसी का हमें ना तो समर्थन है और ना तो हमें किसी का विरोध है। हमें जो हकीकत है मैं उस तरफ चलूंगा, क्योंकि हम एक मीडिया के दायित्व को निर्वाह करते हुए अपने कुर्सी पर विराजमान। मैं कहना चाह रहा हूं जी, मैं कहना चाह रहा हूं, जब
आपने देखा होगा, क्या योगी सरकार में गाय सुरक्षित है? राम कुमार जी, हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनी थी। आज योगी सरकार, आज बड़े बड़े एजेंडे चल रहे हैं, क्या योगी सरकार में गाय सुरक्षित है? योगी ने कहा था मेरी सरकार बन जाने के बाद 24 घंटे अवैध बूचड़ खाने बंद होंगे। कितने बूचड़ खाने बंद हुए? बोलिए, कितने बूचड़ खाने बंद हुए? कितने बूचड़ खाने बंद हो गए? कितनी गाय सुरक्षित है? गाय हमारी माता है, गाय कितनी सुरक्षित हो गई? जो बूचड़ खाने हैं जो यहाँ के, हाँ, उस विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है सर कि कितने बंद हुए कितने चालू है। अच्छा चलिए, कोई मतलब है कि ये भी नहीं मालूम। दूसरा प्रश्न राम कुमार जी, दूसरा प्रश्न। बहुत अच्छी आपने बात कही है। दूसरा पूछा रहा हूं, क्या योगी सरकार में जो बात कही जा रही थी कि सबका साथ सबका विकास, तो क्या आज हमारी गायें सुरक्षित हैं? क्या आज पहले क्या गाय रोड पर घूम रही थी? जी बोलिए भैया। जी नहीं घूम रही थी। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अब उसकी जिम्मेदार तो सर ग्रामीण है, सरकारें नहीं है। सरकारें तो केवल बदनाम करने के लोग तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि सरकारें कोई नहीं चाहती है कि अर्थव्यवस्था बिगड़े। नहीं, गलत प्रश्न गलत का मैं समर्थन नहीं करूंगा। आप बता दें, शासन के आगे प्रशासन झुकता है। लॉकडाउन लग गया, घर से बाहर निकल रहे हो? नहीं निकल रहे हो ना? जब निकल नहीं रहे हो, तो जब सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है, तो मैं पूछना चाह रहा हूं मित्रवर, मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं राम कुमार जी। बहुत अच्छी बात है, सरकार नहीं चाहती अर्थव्यवस्था खराब हो, मगर सरकार उस अपने नियम पालन नहीं करा पा रही है, मतलब सरकार विफल है। बिल्कुल बात करिए, क्योंकि ये खुला मंच है। ये सुबह शाम को केवल पत्रकारों की बात होगी, शाम को खुला मंच है, शाम को सुबह वाला खुला मंच है। हम 1 घंटे बात करेंगे आपसे, इसमें खुला मंच। हमें ना तो सपा ना बसपा कानून व्यवस्था की बात करेगा, कानून पर मुद्दे पर बात करूंगा जी, हम उस पर बात करूंगा। क्या गाय सुरक्षित है? नहीं। क्या किसानों को खाद बीज पानी मिल पा रहा है? क्या किसानों की आय 2 गुना हो गई? क्या किसानों को कुचलने वाला मंत्री बर्खास्त हो गया? कैसे कानून व्यवस्था हो गया? राम कुमार जी नमस्कार, हमारे साथ जुड़े हुए राम कुमार जी, हमारे साथ मेरी आवाज से दुखी हो गए हो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे साथ बड़े अनुभवी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, आजमगढ़ से जुड़े हैं अशोक यादव जी। अशोक यादव जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आज सुबह का मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा, उत्तर प्रदेश का यूपी चुनाव, कौन बनेगा 2022 का सीएम, क्योंकि सभी लग गए हैं और सभी अपने अपने हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं। अब तक टीवी चैनल में, आज अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद से नहीं बोल रहा हूं मैं, अब तक टीवी न्यूज चैनल की तरफ से बोल रहा हूं, डिबेट करा रहा हूं। तो मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? परिवर्तन तो किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? बहुत कुछ तो नहीं कह सकते, लड़ाई बहुत ट्रिपिकल है जरूर जी। कहां से लड़ाई ट्रिपिकल है? किसके बीच में? देखिए, स्वतंत्र हो जरूर है, लेकिन जहां तक उम्मीद है कि फिर सपा सरकार आ जाएगी। कैसे, किन कारणों से सपा सरकार आ सकती? कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है? कैसे त्रस्त हो चुके हैं? हाँ, कैसे आ सकती? बोलिए सर, इनकी जब से सरकार बनी है जी, नोटबंदी से लेकर के आज तक जो है पब्लिक की प्रताड़ना ही हुई है, ना तो पब्लिक
पब्लिक अपनी आवाज उठा पाती है, आवाज उठाए तो वो में नियुक्त कर दिया गया। ये सब तमाम प्रकार की दिक्कतें आई हैं। 13 महीने 1 साल से ऊपर जो किसान प्रोटेस्ट करते रहे, क्या यही जो है ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है सर? बिल्कुल जी। तो कैसे बन पाएगी किन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सरकार बना पाएंगे, कैसे बना पाएंगे? हमें नहीं लग रहा है कि उनकी सरकार बन जाएगी अखिलेश की। कैसे, किन मुद्दों से? कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है जब कह रहे हैं कि हाँ समाजवादी की सरकार बनेगी, लेकिन जो लड़ाई है यूपी में समाजवादी बनाम जो है बीजेपी है। ये आप कह रहे हो, कांग्रेस कह रही मैं बहुत आगे निकल रहा हूं, बसपा कह रही मैं पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा हूं। हर कोई नेता अपना चश्मा लगाए, राजनीतिक चश्मे के पहने हुए अपनी अपनी बात कर रहा है और एक दूसरे पर। भैया कृपया बंद रखें। राम कुमार जी अपनी माइक बंद कर लें, राम कुमार जी अपनी माइक को बंद कर लें तो आनंद आएगा, क्योंकि ये देखिए डिबेट है, ये घंटे के लिए हम लोग केवल सुबह का ये डिबेट है और इसमें किसी का हमारा ईर्ष्या और द्वेष नहीं पूर्वक किया जाएगा, ना तो कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ना तो आप ऐसी कोई बात कहें किसी को ठेस पहुंचे। केवल हम लोग संवैधानिक धाराओं में बात करेंगे, केवल हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या 2022 में किसकी सरकार, कौन सीएम बनेगा, एक प्रश्न। दूसरी बात, ये सुबह इसलिए मैंने लिया हूं ये घंटे, क्योंकि मैं शाम को लोगों के बीच केवल पत्रकारों पर बोलने का अवसर देता हूं। इसके बाद मैं आज कल सुबह मैं कौन बनेगा सीएम, अपने मन की बात, इस चीजों को लेकर का है। भाई साहब जिसकी गाड़ी चल रही कृपया बंद कर लें। ये किसकी गाड़ी चला रहे हैं, कृपया अपनी गाड़ी बंद कर ले और कृपया हमें आवाज आने दीजिए मुझे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जी, अशोक भाई बताइए। गाड़ी पे जो बैठे हैं सर, आदर जो गाड़ी चला रहे हैं माइक बंद करें सर। भैया गाड़ी चला रहे हैं, माइक बंद कर लें, तो फिर सीट हमसे हटा देंगे, फिर आनंद नहीं आएगा, क्योंकि फिर 1 घंटे हम आप लोगों को जो समय दिए हैं फिर आपकी चर्चा अधूरी रह जाएगी। आप लोगों की मांग पर मैंने ये काम शुरू किया हूँ सुबह और डेली मैं 1 घंटे 9 से 10 बजे तक मैं ये कार्यक्रम करूंगा, डेली पूछूंगा। दोस्तों ये लाइव प्रसारण है और आप अब तक टीवी चैनल पर देख सकते हैं, जो हमसे आप बात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। आप भी यूट्यूब पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, कहीं पे जाकर के आप अभी हमारी उस पे देख सकते हैं कि हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं ये बिल्कुल आपको लाइव में दिख रहा है जी। तो हम भी जो भी बात करेंगे वो संवैधानिक दायरे में बात करेंगे और आप भी बात करें वो संवैधानिक दायरे में करें, क्योंकि हमें तो किसी की मित्रता नहीं और हमें किसी का बैर नहीं, हम तो भाई एक बाजार वाले हैं जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी। देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी ज्यादा थी, ये मानेंगे? सर देखिए गुंडागर्दी की बात जहां तक आती देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं, देखिए मेरी बात, मेरा तो विचार सबकी सरकार बन जाए। हम तो कह रहे हैं जितनी पार्टियां लड़ रही हैं सब मुख्यमंत्री बन जाएं, ठीक, और सब मंत्री बन करके आ जाएं जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मगर जो जनता की राय है सरकार से कुछ लेना देना नहीं है सर। जी। तो मेरा कहने का मतलब उनकी जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में सुनिए बात बिल्कुल सही। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी, कुछ जनता का कहना है कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार होती है वो गुंडेगर्दियों की सरकार है जी। ये गुंडेगर्दियों की सरकार है, गुंडेगर्दी ज्यादा होती है। तो क्या ये सही है, गलत है? और दूसरी बात, सर लोगों का मानना है कि सरकार में गुंडागर्दी कहाँ कम हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें भी गुंडागर्दी नहीं, इसमें तो केवल ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मण ही चुन के मारे जा रहे हैं। ऐसे हमारे कई साथी ब्राह्मण साथी जी, अगर एक काउंटर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही मारे गए। हमने कई ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्षों से मेरी बात किया तो कहा भैया, हमने कहा आप तो लगता है कि सरकार आपकी बनेगी, कहीं भैया ब्राह्मण की बनेगी, ठाकुरों की बनेगी। तो इस तरीके के अलग अलग हमारे साथ हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कौन कौन कहां से अपना अपना प्रत्याशी उतारा है और कौन कहां से मोर्चा संभाला है। हमारे साथ बने रहिए। देखिए उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2022 में उम्मीदवार अब मैदान में उतर चुके हैं और भाजपा दिग्गज नेता मैदान में, और इन लोगों ने
मोर्चा संभाल लिया। हम आप डालेंगे, नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में सभी दल उतर चुके हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे, भाई साहब माइक बंद कर लीजिए अपनी, मैं हटा दूंगा माइक से, कृपया अपनी माइक बंद करो मित्र। हाँ माइक देखो बगल में है, आप बंद करिए, माइक बंद कर लो, बंद कर दे, माइक बंद करो। मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अपने अपने महारथी और अपने अपने समर्थन में नेता उतर चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी दल अपने बलबूते पर उतर चुके हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से महाभारत इस चुनावी 2022 में युद्ध को पार करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रत्याशी को उतारना शुरू कर, और इतना ही नहीं, इसमें हम सबसे पहले नजर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से मोर्चा संभाल रहा है, जरा सुनिए। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और पहला मोर्चा ही भाजपा के लिए सबसे अधिक चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की लहर चलने के लिए पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। कुशल राजनीति कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह, अनुभवी राजनेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता मैदान में उतर चुके हैं। शुक्रवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में होंगे। मैं आपको बताने चले, कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तक जनसभाओं पर रोक को देखते हुए भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता भी घर घर जनसंपर्क के लिए चुनाव मैदान में उतर आए। इस बार फिर से 300 से अधिक सीट जीतने की दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने पुनः अपने मंसूबों पर आगे बढ़ पाएगी या फिर इनके सपने चकनाचूर हो जाएंगे। क्या अपने सभी राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए 300 प्लस सीटें ले जाकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती सामने होते जा रही है। वहीं पर कोरोना के चलते हुए जहां पर रोक लग गई है कि आप लोग जनसभा नहीं करेंगे, इसको देखते हुए घर डोर टू डोर अब संपर्क शुरू हो गया। चूंकि 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है और इन विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश ब्रज क्षेत्र के जिलों में हो रही है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लगातार कार्यक्रम भी तय कर दिए हैं। पिछले दिनों कोरोना में जनसंपर्क कर चुके अमित शाह शुक्रवार को सबसे पहले वृंदावन पहुंचे। यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना किया, बाद में पार्टी नेताओं से मुलाकात की और फिर मथुरा जिले के ही गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और घर घर जनसंपर्क किया। शाम को ही गौतम बुद्ध नगर पहुंचे और वहां अलग अलग कार्यक्रम में चुनाव प्रचार प्रसार किया। इसी तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद में मतदाताओं से संवाद और घर घर जनसंपर्क किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर में मतदाताओं के बीच विपक्ष पर हमलावर थे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हापुड़ जिले में मोर्चा संभाले हुए थे। इस कार्यक्रम में शुक्रवार को जेपी नड्डा का कार्यक्रम बरेली के फरीदपुर में प्रस्तावित है और जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में और हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य, आगरा में डिप्टी सीएम के डॉक्टर दिनेश शर्मा, मुरादाबाद और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह गाजियाबाद में घर घर जनसंपर्क करेंगे। दरअसल पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन में भाजपा को चुनौती देने के लिए उतरे। पश्चिम में कई सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, तो इसमें राष्ट्रीय लोक दल जाटों को लामबंद करने में जुटी हुई है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन की यादें ताजा कर रही है। वही विपक्षी दल भाजपा से किसानों के दूर करने के लिए प्रयासरत कर रही है।
कृषि कानूनों को पहले ही वापस लेकर बिजली बिल को आधा कर चुकी भाजपा की नेता इस आंचल में कानून व्यवस्था के मुद्दों को अपना हथियार विपक्ष के दावे मामले में लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 2022 की, और हम आपको बता दें हर नैला बदला जड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हम आपको बताते चले, देखिए आप किस तरीके से आप छोटी ही बात को बड़ी बात नेता बनाने के तरीके से अपने रंग में रंगना। तो एक सज्जन का मेरा कहना है, यार किसी की बड़े पत्रकार सुरक्षा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये गूंगे बहरे जो नेता हैं हमारे, ये भी पत्रकारों के आगे पीछे दौड़ रहे हैं, मगर ये पत्रकारों के हित की बात नहीं कह रहे। ये हमारी बात होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि जब पत्रकार हमारे होंगे तो हमारी बात होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बताएंगे। बिजनौर की तरफ हम चलेंगे। बेटी की मौत के बाद रखा राजनीतिक कदम। भाई साहब नमस्कार, मैं चाहूंगा कृपया अपना माइक बंद कर ले। मेरा नाम हर्षदेव मिश्रा, सिद्धार्थनगर से सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस समय हम राजनीतिक समीकरण है, चुनावी समीकरण कर रहे हैं, और इस समय अब अंतरराष्ट्रीय परिषद की मीटिंग नहीं है। इस समय केवल सुबह मैंने अब तक पे लाइव कर रहे थे, मगर दुर्भाग्य से इस पर लाइव हो गया, तो हमने कहा आज इसको न काटे, चलने दीजिए इसी पर। तो ये आज केवल हम राजनीति की बात करेंगे, केवल हमारा लाइव चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे। बेटी की मौत के बाद राजनीति में कदम। कांग्रेस के बिजनौर सीट से सदर से बनाया प्रत्याशी, जाने कौन है अकबरी बेगम। दोस्तों हम बता दें, कांग्रेस के बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर अकबरी बेगम को प्रत्याशी बनाया गया है। अकबरी के बेटे सुलेमान ने नौटराह में सीसीए और एनसीसी के विरोध में गोली लगने से मौत हुई थी। कांग्रेस ने जिले में 6 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अकबरी बेगम को 21 वर्षीय सुलेमान दिसंबर 2020 में सीएए और एनसीसी के विरोध के नटहौरा में हुई हिंसा के दौरान मारा गया था। इस घटना के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी नटहौरा पहुंचे थे और सुलेमान के मां अकबरी बेगम समेत स्वजनों से मुलाकात की थी और न्याय दिलाने का भरोसा किया था। अब कांग्रेस के जिले में 6 सीटों पर प्रत्याशी के नामों की घोषणा की, और जिनमें बिजनौर सीट के मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आप लोग क्षमा चाहूंगा, मैं इसे लाइव पर बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये राजनीतिक हमारा लाइव है, क्योंकि मैं लाइव से जोड़ दिया था, तो मैं बंद कर दे रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। अब हमारी खबरें को देखने के लिए आप अब तक टीवी चैनल पर देख सकते हैं, अपने यूट्यूब पर देख सकते हैं, क्योंकि ये मामला हमारा दूसरे पर लाइव करना चाहिए था, तो आज लाइव हो गया है, फिर ये राजनीतिक समीकरण हो जाएगा, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं इसे रोक रहा हूं। नमस्कार। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं, सभी अपने अपने हिसाब से राजनीतिक समीकरण के हिसाब से अपने अपने प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से सभी नेता मैदान में उतर रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि हर नेता अपने हिसाब से गुड़ा भाग भी लगा रहा है, अपने हिसाब से मैदान में आ रहा है, अपने हिसाब से संघर्ष कर रहा है, और अपने हिसाब से महासंग्राम को पार करना चाह रहा है। तो दोस्तों ये महासंग्राम में कौन पार होगा, कैसे पार होगा, हम आपको ये सब बातें बता रहे हैं लगातार, और हम दिखा भी रहे हैं, हम सुना भी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अपने विचार देने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, अपने अच्छे विचार देने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मिल सकते हैं, और आप हमें बात कर सकते हैं। क्यों बात कर सकते हैं? क्योंकि राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से चल रहा है, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग बात करें, जुड़े, और अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ने का काम करें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि सभी पत्रकार भाई जुड़े,
तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसके लिए हमारे साथ कई साथी जुड़े, और मैं कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, कि हम सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं बधाई के सभी हमारे बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हैं, एक बड़ी उपलब्धि है, और उपलब्धि ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे राजनीतिक समीकरण में हर कोई नेता अपने अपने हिसाब से आगे आना चाह रहा है, हर कोई नेता अपने अपने हिसाब से समीकरण साध रहा है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कुछ राजनीतिक समीकरण की, और तमाम तरीके के हमारे बीच न्यूज़ें आ रही हैं, तमाम तरीके के लोग भी हमारे बीच आ रहे हैं, तमाम तरीके के हमारे सभी साथी आ रहे हैं। उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो चुनावी समीकरण है, तो दिग्गज है, कोई मान मनौती कर रहा है, तो कोई प्रणाम कर रहा है। जो 5 साल तक जनता के बीच नहीं गए, आज वो सभी नेता हम देख रहे हैं, गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं कहना चाह रहा हूं, ऐसे नेताओं को भी मैं सबक देना चाहता हूं, और उनसे मैं कहना चाह रहा हूं कि नेताओं, आप अच्छी बात है, आप चुनाव में हैं और आप मैदान में हैं और आप जनता के बीच जा रहे हैं,